पेपर लिंक से बच्चे जल्दी ज्वाइन करते हैं। ओके, एक सेकंड बच्चा। बेटा आप लोगों ने सबने अपनी नोटबुक्स पेन निकाल लिए है ना, क्योंकि आज की क्लास में हमें रिवीजन भी करनी है, साथ साथ क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं, ठीक है? ओके मैम। यस, गुड। क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। ओके बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, और अभी हम लोग इसी वाले उसकी पार्ट की रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा हमने इसमें पढ़ा था कि व्हाट इज एनालिसिस। कोई मुझे बताएगा कि एनालिसिस क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज एनालिसिस? ओके, हाँ सुषमा बताओ। मैम, एनालिसिस का मतलब उसमें मापन करना। वेरी गुड, मापन करना। जरूरी है कि हम हमेशा कोई चीज नापें? यस मैम, जरूरी है। अच्छा, नापने का मतलब क्या हमेशा हमारा आंसर नंबर्स में आना चाहिए कि हमें नापना है कि किसने कितनी क्या चीज है? ये नापना किसी और तरीके से भी हो सकता है। क्या लगता है आपको? बहुत तरीके हो सकते हैं। बहुत तरीके का हो सकता है बेटा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो वर्ड है एनालाइज, एनालाइज मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, बहुत चीजें पता लगाना। और हमने पढ़ा था कि दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस। वेरी गुड। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम पता लगाते हैं व्हाट इज इट, कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन से एब्सेंट है, क्या चीज उसमें है, क्या चीज नहीं है, तब हम पता लगाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब एक वर्ड है क्वांटा, उससे ये वर्ड बना है बेटा क्वांटिटेटिव। जब हम किसी नंबर्स का पता लगाते हैं ना, कि किसी में कोई चीज कितनी है, कितना वॉल्यूम है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितना कार्बन है, जब हम नंबर्स के बारे में पता लगाते हैं, क्वांटिटी के बारे में पता लगाते हैं, तब वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं? यस मैम। ओके बेटा, बाकी बच्चे भी प्लीज क्लास में रिस्पॉन्ड करेंगे, साथ साथ बोलेंगे। चलो देखो, यहाँ पर इन लोगों ने नीचे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू आर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ सैंपल, आर यू डूइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस? अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रही हूँ कि एक सैंपल में कितना परसेंट कार्बन है, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ? क्या लगता है आपको? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अनुष्का, आपके अकॉर्डिंग? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। अच्छा, वेरी गुड। क्वांटिटेटिव। अगर मैं पता लगा रही हूँ, जैसे बीच में, अच्छा आप लोगों ने मैगी सुना है? खाने वाली मैगी क्या मैम? हाँ, खाने वाली मैगी, जो खाने वाले नूडल्स होते हैं, उसके बारे में यस सुना है? मैम। यस। यस मैम। अच्छा ठीक है। बीच में ना बेटा मैगी के ऊपर एक बहुत बड़ा केस हो गया था कि मैगी के अंदर लेड है, और लेड जो होता है वो खाने के लिए हार्मफुल है। और अगर लैब में मैगी को टेस्ट करा जा रहा है टू चेक whether the lead is present in that or not, is it a qualitative analysis or quantitative analysis? क्वालिटेटिव एनालिसिस मैम। ओके ध्यानेश्वर, आपके अकॉर्डिंग? क्वालिटेटिव मैम। क्वालिटेटिव एनालिसिस, वेरी गुड। तो हम लोगों ने बेटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो कई बार हमसे एरर्स भी आ जाते हैं। अब एरर्स ना आए उसके लिए दो चीजें थी, एक थी एक्यूरेसी
और एक था प्रिसीजन। प्रिसीजन। वेरी गुड बेटा, प्रिसीजन का मतलब था कि सारी वैल्यूज पास पास होनी चाहिए, और एक्यूरेसी का मतलब था कि वो ट्रू, जो उसका करेक्ट आंसर है वो उसके पास होनी चाहिए। याद आ रही है ये सारी बातें? यस मैम। हम लोगों ने एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ा था, यस मैम। है ना? चलो ठीक है। अब अगर मैं एक इस तरीके का आपके सामने वो करती हूँ, एक सेकेंड रुकना बेटा, ठीक है, एक मिनट। एक सेकेंड बेटा, मैं कुछ खोल रही हूँ, मेरे को देना एक। ओके बेटा, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना अभी भी? यस मैम। ठीक। यस मैम। तो बेटा एक 10 ग्राम सैंपल है, ठीक है, उसका मेजरमेंट लिया एक स्टूडेंट ने, ए ने, बी ने और सी ने। ए ने फर्स्ट रीडिंग ली, सेकेंड रीडिंग ली और थर्ड रीडिंग ली। ए ने फर्स्ट रीडिंग ली 7.1, दूसरी रीडिंग ली 7.2, तीसरी रीडिंग ली 7.3, ठीक है। बी ने रीडिंग ली 10.1, 9.6, 10, ठीक है, 10.7। सी ने रीडिंग ली बेटा 10.1, 10.1, 10.2। अब ए का रिजल्ट प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, दोनों है? मैम सिर्फ प्रिसाइज है। ओके ठीक है बेटा, बोलने से पहले एक बार हैंड रेज करेंगे। उन्नति, आई कैन सी यू इन द क्लास। उन्नति बेटा, आप हाँ। रिस्पॉन्ड करो। यस गुड। आप बताओ, ये रीडिंग प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, या प्रिसाइज एक्यूरेट दोनों है? कोई बात नहीं, आप बता सकते हो। ओके अनुष्का, आप बताओ, आपने हैंड रेज करा है। प्रिसाइज है मैम, एक्यूरेट नहीं है। वेरी गुड बेटा, एक्यूरेट कब होती? जब वो उसका आंसर 10 के पास होता। प्रिसाइज मतलब आसपास रीडिंग, तो ये वाली रीडिंग प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। नहीं है। प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, ये वाली रीडिंग, बी की रीडिंग एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है? बेटा एक्चुअल में क्या होता है ना, ये रीडिंग प्रिसाइज नहीं है, और जो रीडिंग प्रिसाइज नहीं होती ना, वो एक्यूरेट भी नहीं होती। देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि उसने एक आंसर निकाल दिया 10, बट एक्चुअल में कोई रीडिंग एक्यूरेट तभी हो सकती है जब वो प्रिसाइज भी हो। सी की रीडिंग प्रिसाइज है कि नहीं प्रिसाइज? यस मैम। और एक्यूरेट? एक्यूरेट भी है। ओके यस। अभिषेक, आर्या, ऋतु, समझ में आ रहा है? ध्यानेश्वर, राज, उन्नति? यस यस मैम। मैम फिर से बताओ मैम। बेटा देखो, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट दोनों है। प्रिसाइज का मतलब होता है कि अगर मैंने अलग अलग रीडिंग ली है एक एक्सपेरिमेंट में, तो हर बार मेरा आंसर करीब करीब सेम आ रहा है, तो ऐसी रीडिंग्स को हम बोलते हैं प्रिसाइज रीडिंग। जैसे 7.1, 7.2, 7.3, लगभग लगभग आसपास ही आंसर आ रहा है ना तीनों बार, तो ऐसी रीडिंग्स को बोलते हैं प्रिसाइज रीडिंग्स। लेकिन अगर मेरी रीडिंग्स आंसर के, करेक्ट आंसर तो 10 है, इससे तो बहुत दूर है, तो इसका मतलब ये रीडिंग प्रिसाइज तो है पर एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज और एक्यूरेट कब होती है? जब तीनों रीडिंग साथ साथ सेम सेम सी भी हो और करेक्ट आंसर के पास भी हो। तो इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा ठीक हो गया, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। समझ में आया? यस मैम। उसके बाद बेटा हम लोगों ने बात करी थी प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बाद एरर्स की, कि हमारे पास अलग अलग एरर्स आ जाते हैं। एक है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू,
और रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? जो हमारा एब्सोल्यूट एरर आया है उसे डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। याद आया? Yes, ma'am. यस मैम। ये सब हमने पढ़ा है। वेरी गुड। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन है, decomposition of potassium chlorate gives an observed oxygen mass of 3.80 grams. The true value is 3.92 grams. देखो एक बार करते हैं, इसका एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर निकालना हो तो क्वेश्चन में क्या है? देखो ऑब्जर्व्ड मास कितना है? 3.80 ग्राम। observed mass is equals to 3.80 grams and true कितना है? The true value is 3.92 gram. तो एक बार आप लोग सब कैलकुलेट करो और बताओ एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा। करो कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। करेंगे एक बार? Yes, ma'am. हैंड रेस करेंगे आंसर बताने से पहले। यस, ज्ञानेश्वर आप बताओ। मैम मुझे आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही। बेटा मेरी स्क्रीन शायद पिन होगी, एक बार मैं चेक करती हूँ। एक मिनट रुको, मैं अपनी स्क्रीन पिन करती हूँ। देखो अभी दिखी मेरी स्क्रीन? ज्ञानेश्वर अब देखो, अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? दिख रही है मैम आप। हाँ, अब बताओ। देखो ऑब्जर्व्ड मास 3.80 ग्राम आया है, ट्रू वैल्यू 3.92 ग्राम है। एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला होता है कि हमने कितना मास ऑब्जर्व करा। एरर मतलब गलती, हमसे कितनी गलती हुई है ये कैसे पता लगाएंगे कि हमने क्या आंसर निकाला है और करेक्ट आंसर क्या निकला है। अब आंसर कैलकुलेट 0.12। सुषमा थोड़ी सी गलती हो रही है आंसर में। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है बेटा? 3.80 और ट्रू वैल्यू कितनी है? 3.92। बेटा एरर माइनस में आएगा, माइनस 0.12। माइनस 0.12। सभी को समझ में आया ये? पूजा, अभिषेक, अनुष्का, आर्या, उन्नति, Yes, ma'am. सबको समझ में आया? गुड। यस बेटा मैम। एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव आने का मतलब होता है कि हमने आंसर कम निकाला है, पॉजिटिव एरर का मतलब होता है हमने आंसर ज्यादा निकाल दिया। ठीक है, अब अगर हमें रिलेटिव एरर भी निकालना है, मानो वो हमसे कहता है कि आप रिलेटिव एरर भी निकालो, तो रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला है बेटा? अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमारे पास एरर कितना आया है? 0.12 माइनस में अपॉन में ट्रू वैल्यू रखनी है। ट्रू वैल्यू कितनी है? 3.92 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। अगर कभी भी ऐसा होता है ना कि डेसिमल की ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम डिजिट है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कट सकता है। तो ये हो गया 12 अपॉन में 392 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, करो सॉल्व, देखो कितना आएगा। आप सॉल्व करोगे आपके पास नियरली आंसर आ जाएगा -3.06%। आया समझ में? यस मैम। अभिषेक आपको आ रहा है समझ में? यस मैम। बेटा उन्नति, आज अपनी शायद 3.06. पहली बार अटेंड कर रहे हो क्लास। उन्नति,
यस मैम। अच्छा उन्नति, आप बेटा पहले की लेक्चर्स देखना और उसके बाद क्लास के अंदर आपको जितना समझ में आया आप देखना, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना। हम ये चैप्टर कर चुके हैं, आज रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा। तो बेटा अब अगर एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एरर निकालने से रिलेटेड, तो आप कर सकते हो, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। यस मैम। ओके वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। हमने इस चैप्टर में और क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन। हमने बात करी कि जब हमें कई बार बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है केमिस्ट्री में, कभी कभी बहुत बड़े नंबर्स और कभी कभी बहुत छोटे नंबर्स, तो उन नंबर्स को अच्छे से लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा फर्स्ट डिजिट से पहले डॉट लगा देते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले, और बाकी का हमारा जो नंबर होता है वो पावर में चला जाता है। क्या ये समझ में आया? यस मैम। याद है ये हमने डिस्कस किया था? तो चलो फिर एक बार यस मैम। बताओ कि अगर मेरे पास है 50468.20, ठीक है, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? कौन बताएगा? यस ऋतु। बेटा कोई भी गलत या सही आंसर नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। हाँ ध्यानेश्वर बोलो। 5.20 हाँ 046,820, आगे बोलो। हाँ उसके बाद बताओ बेटा। 480। नहीं बेटा, मल्टीप्लाई। हमने जितनी डिजिट्स वो करी होती हैं, देखो ये डेसिमल यहाँ था, अब हम इस डेसिमल को कहाँ लेकर गए? 1 2 3 4, चार पीछे लेके गए ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। प्लस। नहीं बेटा, लेफ्ट में जाता है तो पावर प्लस होती है, राइट में पावर माइनस होती है, ठीक है? लेफ्ट में पावर प्लस होती है, राइट में पावर माइनस होती है, याद रहेगा ऐसे? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। देखो इधर 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 राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का साइन बनाएंगे, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो पावर को प्लस करेंगे, ठीक है? ऐसे याद रखो, ऐसे सिंबल है, ठीक है? इस तरफ माइनस है, इस तरफ प्लस है। चलो गुड। राज बेटा आप एक बार भी मेरे को थम्स अप भेजोगे समझ में आएगा। चलो अब एक सेकंड वाला बताएंगे जल्दी से। ये नंबर है 0.003645। इसे मुझे साइंटिफिक नोटेशन में करना है, कैसे करेंगे? आर्या आप ट्राई करो। ओके मैम। मैम मैं बताऊँ क्या? एक मिनट बेटा, आर्या ट्राई कर रही है। आर्या माइक ऑन करो बेटा, जो दिमाग में आ रहा है वो बोलो, कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा। ओके मैम, ट्राई कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, माइक ऑन करके बता। सबसे पहले डेसिमल किसके बाद आना चाहिए? सबसे पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है आर्या? 3। 3। तो डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे? 3 के पास लेके जाएंगे, ठीक है? 3 के पास लाने के लिए कितनी बार आगे बढ़ाया उसको, कितने कदम आगे बढ़ाया? 3 4। 3 कदम बेटा, 1 2 3, 3 कदम ही तो बढ़ाया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3.645 इंटू 10 की पावर। 10 की पावर क्या आएगी? +3 या -3? -3। -3 -3। बेटा, देखो राइट साइड शिफ्ट करा है ना, तो -3, ठीक है? यस मैम। अच्छा अब एक बात यस बताओ। मैम। ओके चलो ठीक है, ये समझ में आया, हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, वेरी गुड। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। याद है सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें हमने बात करा था कि जीरो, जो नंबर जीरो नहीं है वो तो सभी सिग्निफिकेंट होंगी, अगर जीरो बीच में है तो भी सिग्निफिकेंट होंगी, लेफ्ट साइड है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, और राइट साइड है तो डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट, डेसिमल से पहले है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसा सब याद करो थोड़ा 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 थोड़ा, तो उसी को याद करके बताओ 53406 इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5. 5, वेरी गुड। चलो 630 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3. 3. नहीं, गलत बात। अगर बेटा नंबर में पॉइंट नहीं है तो ये वाली जीरो बेकार है। इस वाली राइट साइड वाली जीरो को हम तभी काउंट करते हैं जब नंबर में डेसिमल होता है, ठीक है? 2. तो 6. कितनी हुई? 2। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 2. 2. चलो ठीक है, अभी बोलो। 4. 4. कैसे 4? 3. क्या इस डेसिमल नंबर में पॉइंट है? 3. 3. नहीं है, पॉइंट नहीं है तो ये जीरो बेकार, और लेफ्ट वाली तो होती ही बेकार है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 3. ध्यान से ध्यान से ध्यान से, रिवाइज नहीं करते हो आप लोग। चलो अभी बोलो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4. 4. 4. 5. तुम लोगों पे गुस्सा कैसे करा जाए बेटा, आप लोग रिवाइज क्यों नहीं करते हो? जो लेफ्ट साइड वाली फिगर, लेफ्ट साइड वाली जीरो होती है ना, वो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होती है। मैम 2. नोट्स बनाए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के? किस किसने नोट्स बनाए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के? नोटबुक में खोलना जरा वो पेज जहां पर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लिखे हैं, मैम लिखे थे 2. ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के जीरो। हाँ 2. 2 बेटा, लेफ्ट साइड वाली जीरो कभी भी काउंट नहीं करते। 2 ठीक है। चलो अब बताओ 0.0050, अब बताओ 1. 1 मैम. 1. आपको एक सेकंड देखो, जल्दी से फटाफट से कंसेप्ट समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेटा सिर्फ जीरोस ही देखने होते हैं, बाकी तो नंबर्स हमें सिग्निफिकेंट लेने ही होते हैं। जीरो सबसे पहले, अगर इन बिटवीन है मतलब मान लो 0.0030006 है, तो ये वाली जो दो जीरो बीच में है ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है? दूसरा है लेफ्ट, लेफ्ट वाली जीरोस हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगी। जो भी लेफ्ट में जीरो है वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होगी। थर्ड राइट, राइट में बेटा दो कंडीशन है, डेसिमल, विदाउट डेसिमल, कि नंबर में डेसिमल है या नहीं है। अगर विदाउट डेसिमल है तो नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कि अगर 6000 है तो इसमें 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। लेकिन अगर डेसिमल है, मान लो 6.000 है, तो ऐसे में 4 सिग्निफिकेंट, तब हम इसे सिग्निफिकेंट मानेंगे। समझ में आया? यस मैम. याद आया? हमने ऐसा पढ़ा है। पूजा आज आप क्यों नहीं बोल रहे हो क्लास में? फिर से बता दो। बेटा देखो, लेफ्ट में जो जीरो होती है किसी भी नंबर की वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, उन्हें हम इंपॉर्टेंट नहीं मानते। अगर वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चाहे तो 0023 लिखा हुआ है या 0.0023 लिखा हुआ है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है। उसे नहीं फर्क पड़ता है कि डेसिमल है नहीं है। जो कोई भी लेफ्ट की साइड है, जो कोई भी लेफ्ट की साइड जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है? लेकिन राइट में
अगर तो बिना डेसिमल के है तब तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तब तो हम उसे नहीं काटा मार देंगे, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचेगी। लेकिन अगर डेसिमल लगा हुआ है नंबर में, तो अगर राइट साइड 0 लगी हुई है तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट मानेंगे। अब आया समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर आप फाइनल जल्दी से बताएंगे। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3. 1. 2. अच्छा, अनुष्का ने बोला 3, फिर ऋतु ने बोला 2, नहीं ऋतु ने बोला 1, फिर ज्ञानेश्वर ने बोला 2। अब बाकी बच्चे भी वोट दे दो, क्या है आंसर? 1. अच्छा ये वाली 0 सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है? Non-significant. ये वाली 0 सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है? Non-significant. नॉन सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की तरफ है। अब ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही 3 तो, और ये वाली 0 बेटा डेसिमल है ना इस नंबर में, तो इसका Yes. मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हुई। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई? 2. 2. याद आया? Yes, ma'am. सिग्निफिकेंट फिगर Yes, वाला ma'am. टॉपिक जो है, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ वाला लेक्चर जो है वो यूट्यूब से आप दोबारा देखो, ठीक है? चलो फिर हम लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा था। देखो मास परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करा था। लेट अस अज्यूम 100 ग्राम सैंपल है, Yes. तो 40% 40 ग्राम बन गया था, 30% 30 ग्राम बन गया था। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, और फिर जेड निकाल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला। याद आ रहा है ये सब करा था? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन कर ले इससे रिलेटेड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और फिर पता लगाएंगे। सगळं बघून सांगत असतो बघ मी डायरेक्ट चॅट जीपीटी टाकणार क्या हुआ उत्तर बच्चे? सांग चलो ये है क्वेश्चन आपका, ये रहा। एक सेकेंड रुकना बेटे। देखो बुक दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलो अब ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो ना? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? Yes, ma'am. तब मैं निकाल लोगे ना कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, कितनी हैं बताओ, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? Four. वेरी गुड। मोक्षदा आज आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन करा है? मैम चार्ज नहीं था, फोन किया हुआ। बेटा क्लास के टाइमिंग पर फोन चार्ज करके रखा करो, मिस कर देते हो आप क्लास करना। अच्छा इसमें बताओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। वेरी गुड, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अभी हम लोग एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन: हाइड्रोजन 9.09, ऑक्सीजन 36.36, कार्बन 54.55। मोलर मास दिया हुआ है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओगे, मैं करूंगी। बताओ स्टेप 1 क्या होता है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का, तो स्टेप 1 क्या होता है? चेक परसेंटेज। हाँ बेटा सबसे पहले, वेरी गुड, यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं और टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो लिख देते हैं। देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, Carbon. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, और फिर इन तीनों की परसेंटेज लिख देते हैं। 9.09%,
36.36% और कार्बन है 54.55%। ठीक है, चेक परसेंटेज, सबका टोटल चेक करते हैं। देखो 9 and 6 15, 15 and 5 20 का 0, 2, 2 and 3 5, 5 and 5 10 का 0, 1, 1 and 9 10, 10 and 6 16, 16 and 4 20 का 0, 2, 3 और 2 5, 5 और 5 100। तो यानी कि 100% आ गया। यस मैम। यस मैम। 100% आ गया मतलब पूरा है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, परसेंटेज। नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट परसेंटेज टू मास। मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेट द टोटल मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स, जिससे 9.09 क्या बन जाएगा, 9.90 ग्राम, 36.36 ग्राम एंड 54.55 ग्राम्स। याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। मास निकालने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूनिट। यूनिट। बेटा यूनिट की नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताओ कोई बच्चा मेरे को क्विकली। अपॉन गिवन मास अपॉन मोल। गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक बार नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सब बच्चे माइक ऑन करके बोल दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि सबको आता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं देख रही हूँ कि किस किस का माइक ऑन नहीं हुआ है। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर। गिवन मास अपॉन मोलर मास, वेरी गुड। तो बेटा हाइड्रोजन का देखो, गिवन मास है 9.909, मोलर मास होता है 1। ऑक्सीजन का गिवन मास है 36.36, मोलर मास होता है 16। कार्बन का गिवन मास है 54.55, मोलर मास है 12। तो ऐसा करके क्या करेंगे, सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 2 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा, करो एक बार, बाय। 4.5 आ जाएगा। यस मैम। यहाँ पे 2.2 आ जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, तो बेटा अब इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। नेक्स्ट क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालते हैं तो सबसे छोटा नंबर ये वाला है, इस नंबर से सबको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 9 को भी डिवाइड कर देंगे 2.2 से, 2.2 को भी 2.2 से डिवाइड कर देंगे, और 4.5 को भी 2.2 से डिवाइड कर देंगे। इसे क्या बोलते हैं, मोलर रेशियो। इसे क्या बोलते हैं, मोलर मोलर। मोलर रेशियो। आ रहा है समझ में क्या करना है? यस मैम आ रहा है। अच्छा, तो अभी इसको करेंगे तो कितना आएगा बताओ, आराम से कैलकुलेशन करो, खुद से ट्राई करो एक बार। 8.2। ठीक है, और भी करो। देखो यहाँ पे 9.09 है, इसको करोगे 2.02 से तो कितना आएगा, 2.2 से लगभग लगभग बेटा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितना है 1, और कार्बन कितना है 2। तो यानी कि C2H4
4O। ये मेरे पास क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। सभी को समझ में आया कैसे करा है? यस मैम। हाँ, अब बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है ना। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय जेड फैक्टर। जेड फैक्टर कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो मोलर मास हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, 80। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 88, दिख रहा है 88, सॉरी 88। ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकालते हैं। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कैसे निकालेंगे, 2 कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12, 2 का हो जाएगा 24, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 4 का हो जाएगा 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर आ गया 16। तो देखो 6 and 4 10 and 4 44। बेटा 44 डिवाइडेड बाई 88 करूंगी कितना आएगा, 2 आ गया। और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूले को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी कितने हो जाएंगे आप, 4, एच कितना होगा, एच कितना हो जाएगा, 8 8, और 8 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 8 4 नहीं बेटा ऑक्सीजन अभी 1 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 2 2। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया। बेटा ये वाले क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा, इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, सो डू प्रैक्टिस। चलो, तो बेटा इसी तरीके से हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने कल की ही क्लास में समझा था स्टोइकियोमेट्री, याद है, स्टोइकियोमेट्री, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से अगर ये 10 बर्गर के बन है और 5 मीट पैटीज है, ठीक है, और इनसे मान लो कि 5 बर्गर बनते हैं, पर 4 ही दिखा रखे हैं बट मान लो 5 ही बर्गर बन रहे हैं, तो अगर आप पहले ही मतलब जो भी चीज पहले खत्म हो जाएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, और जो चीज बच जाती है वो एक्सेस रिएजेंट होता है, याद है। यस मैम। यस मैम। हमने बात करी थी कि हम हमेशा सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उससे हम ये निकाल लेते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट, बेटा ये तो कल ही पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मास बाय मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, याद है ये सारे फॉर्मूलाज। यस मैम। अच्छे से देख लो, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी याद रखा था कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम आ जाता है, और जैसे 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 दूध गर्म होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, दूध उबलकर ऊपर की तरफ आने लगता है, तो वॉल्यूम जो होता है बेटा वो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, लेकिन जो मास या मोल्स है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। तो इन सब में से सिर्फ मोलैरिटी होता है जो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, बाकी सारी चीजें टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती। तो ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद बेटा लास्ट में ये भी है कि हम एनालिसिस करते हुए ग्राफ्स का भी यूज करते हैं, ग्राफ के थ्रू भी हम चीजों को समझते हैं। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल मास, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, नंबर ऑफ मोल, सबका फॉर्मूला एक पेज पर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यस मैम। हो गया है, ओके गुड। तो बेटा इसी के साथ हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोगों को ये सब चीजें करनी आनी चाहिए। क्या आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बीच में डिफरेंस कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कौन सा क्वालिटेटिव एनालिसिस है, कौन सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्विकली बता सकते हो? ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर निकाल सकते हो? यस मैम। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस मैम। बाकी भी बोलो बच्चे। यस मैम।
लिमिटिंग रिएजेंट पता है, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? Yes, ma'am. और मोलैरिटी, मोलैलिटी निकालने के लिए आ जाए या डिफरेंस आ जाए तो वो Yes, ma'am. आता है. आता है। बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर से थोड़े क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हो सकता है बेटा मैं एक बार देखती हूँ आप लोगों के स्कूल में अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री में, एक बार बताओगे? मैम हमारे स्कूल ही अभी खुले नहीं है. अच्छा, छुट्टियों से पहला कौन सा चैप्टर चल रहा था सुषमा आपका? स्कूल में नहीं मैम, शुरू हो रहा था. अब शुरू होने वाला है. अच्छा ठीक है, ओके। बाकी बच्चे बताओ, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। अभिषेक आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम कॉलेज शुरू नहीं हुआ अभी तक, अच्छा अभी कॉलेज शुरू नहीं हुआ है। मतलब बेसिक बेसिक ही सिखा रहे हैं अभी तक। अच्छा ठीक है, ओके। तो बेटा हम ना इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सा चैप्टर करेंगे, ठीक है? जो चैप्टर आपको अच्छे से हेल्प करे आगे पढ़ने में। ये सभी को आया ना? तो चलो इसका अब एक असाइनमेंट या एक क्वेश्चन ट्राई करें इसके। Yes. यस मैम। चलो ओके। कहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चंस? चलो शुरू से, हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन तो ट्राई कर लिए थे। बेटा राउंड ऑफ करना याद है? ये भी वैसे हम लोगों ने कर था। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स। देखो जैसे अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट। ये देखो एकदम सीधा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। मोहर सॉल्ट, मोलर मास निकालना है। देखो सब लोग बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे अपने पास, हर कोई क्वेश्चन लिखेगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, सबसे पहले बेटा आपको मोलर मास निकालना है CuSO4.5H2। CuSO4.5H2 का मतलब होता है बेटा कि एक CuSO4 है और 5 H2O, ठीक है? और हमें क्या करना है, हमें इसका मास निकालना है CuSO4.5H2O। सबसे पहले यही है ना। हाँ। उसके बाद हमें ना अलग अलग मासेस दे रखे। हमें दे रखा है कॉपर का मास कितना है 63.5, सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन का मास है 16 और हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अगर आपको इन सबके अलग अलग मास दे रखे हो तो क्या आप इस टोटल का मास निकाल सकते हो? किस किस को लगता है कि हमें प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता कैसे निकालना है? एक बार अच्छे से हैंड रेज करके मुझे बताएंगे किसी को भी डाउट है कि कैसे निकालना है, या सबको आता है निकालना तो सब निकाले। अभिषेक आपको डाउट है कैसे निकालना है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम मुझे भी अच्छा ठीक है। बेटा एक बात बता, ऐसे समझ। फिर से ओके ओके ओके, मानो ये एक बॉक्स, ठीक है? मेरी बात बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। मानो ये बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ ब्लैक बॉल्स डाली हैं, ठीक है? कुछ रेड बॉल्स डाली हैं और कुछ ग्रीन बॉल डाली है, ठीक है? और मैंने लिख दिया कि जो रेड बॉल है ना उसका वेट है 10 ग्राम, जो ब्लैक बॉल्स है ना उनका वेट है 20 ग्राम और जो ग्रीन बॉल है ना उसका वेट है 5 ग्राम।
तो आप मुझे बता सकते हो कि टोटल बॉल्स का वेट कितना होगा? 35 ग्राम। 35 ग्राम। अभिषेक, उन्नति, आप दोनों बताओ। 35 ग्राम। 35 ग्राम। 35 मैम। 35 कैसे? ब्लैक बॉल कितने ग्राम की है? 20। 20। तो बेटा ये 20 ग्राम की बॉल हुई, ये 20 ग्राम की बॉल हुई, और ये भी तो 20 ग्राम की बॉल है। ये रेड वाली 10-10 ग्राम की बॉल्स है, और ये ग्रीन वाली 5 ग्राम की बॉल है। इन सबका टोटल मास पूछ रही हूँ ना। 85 ग्राम। 55। किसने बोला है 55? 85 में। अच्छा, अभिषेक के अकॉर्डिंग हो गया 85 ग्राम्स। ओके, और बाकी सब बच्चे बोलो 85 ग्राम मैम। कितना? 85 ग्राम। 85। सबका 85 आ रहा है। कैसे निकाला बेटा? देखो 3 ब्लैक बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है, तो इसका मतलब ब्लैक का मास 3 बार लिया, रेड 2 है तो 2 बार लिया, ग्रीन 1 है तो 1 बार लिया। सिमिलरली बेटा यहाँ पे भी ऐसे करते हैं। देखो कॉपर के नीचे कोई नंबर नहीं है, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता मतलब वो नंबर एक ही है। तो यहाँ पर कितने कॉपर है? कितने कॉपर है 20। बेटा? 20। नहीं बेटा, एक ही कॉपर है ना। अगर कॉपर के नीचे कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ मतलब कॉपर एक है, तो मतलब बेटा एक कॉपर का वेट कितना होगा? 63.5। ठीक है। सल्फर कितने हैं? एक। एक सल्फर का वेट कितना होता है? 32। ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 4। 4। तो अगर एक ऑक्सीजन का वेट 16 है तो 4 का वेट कैसे निकालेंगे? 60 into 4। 4। 16 इंटू में 4। तो बेटा कॉपर का एक कॉपर का 63.5 ही आया, एक सल्फर का 32 ही आया, लेकिन 4 ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया? 64। समझ में आया? यस। अब यस बेटा मैम। 5 H2O है, तो अब एक H2O का मास कितना होगा कैसे निकालेंगे? देखो एक H2O का मास बताने की कोशिश करो अब मुझे। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो H2O का कितना मास होगा? 15। ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। और कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। एक 18। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितना होगा वाटर का मास? 18। 18। 18। वेरी गुड। और कितने वाटर है? 5। 5। 18 5 से कितने हो गए? 90। तो बेटा अब अगर मैं इसका टोटल करूंगी तो टोटल कितना आएगा? देखो 5, 3 एंड 2 5 एंड 4 9, 6 एंड 3 9, 9 एंड 6 15, 15 एंड 9 24। तो कितना आएगा? 249.5 ग्राम्स। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो फिर आप फटाफट से मुझे इसका मास निकाल कर दिखाएंगे। Na2CO3 डॉट 10H2O। अब Na का मास होता है 23। ठीक है। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलो सब बच्चे करेंगे, और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वो हैंड रेस करके बता सकते हैं। सभी को पता है कैसे करना है? मैम हाँ बेटा। 180।
180। पूजा ने बोला ये आंसर। पूजा आपने बोला था ये। यस मैम। अच्छा मैम रुको थोड़ा मैं कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, अभी चेक करते हैं, बाकी बच्चों का भी आंसर आने देते हैं। मैम हाँ 180। ये देखो मैंने आपका आंसर लिख दिया है, आपका आंसर ये आ रहा है ना पूजा। ए नहीं मैम 180। 118। हाँ अच्छा 118, 118 आ रहा है। मैम 160। 160 ये ध्यानेश्वर का आ रहा है ना। यस मैम। इसका मतलब किसी ने तो गलती करी अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बाकी बच्चों का भी आंसर आने देते हैं, आप भी अपनी कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लो। अभिषेक, ऋतु, मोक्षदा, पूजा, उन्नति, आप लोग बताओ कितना कितना आंसर आ रहा है। इतना टाइम नहीं लेना है, जल्दी जल्दी टोटल करना है। जैसे मैंने ऐसे लाइन में लिखा था ऐसे लाइन में लिखो और फटाफट टोटल कर लो। मैम 282। कितना? 282। 284। 2। 2। चाहिए आंसर आया है अभिषेक का, ठीक है। और कोई बता रहा है आंसर? ओके ऋतु बोलो। मैम हाँ 142। 200, 142। 142। अरे बाप रे, सबने अलग अलग आंसर निकाल दिए। ऐसे सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं? नहीं। चलो करते हैं। Na2CO3.10H2। बेटा सोडियम कितने हैं इसके पास? 2। 23 इंटू में 2 यानी कि 46। कार्बन कितने हैं? 1 यानी कि 12 इंटू में 1 यानी 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 यानी कि 16 इंटू में 3 यानी 48। H2O यानी वाटर, उसका मास होता है 18, कितने हैं वो? 10 यानी कि 180। अभी बताओ इसमें से किसने गलती करी थी कि सबके ये सही था? मैम सही था मेरा। अच्छा ज्ञानेश्वर आपने गलती करी, ऋतु आपने? मेरा Yes. हाइड्रोजन का गलत हो गया था मैम। मेरा H2O हाइड्रोजन वाटर है ना ये पूरा, तो हाँ। H2O को पूरा एक साथ रखो, ठीक है। यस। अभी देखो 6 into 8, 8 and 8 16 का 6, कैरी में आया 1, 5, 6, 10, 18 का 8, कैरी में आया 1, 286। अभिषेक आपका 282 क्यों आया? मैम कैलकुलेशन में गलती। नहीं बेटा, ये कैलकुलेशन गलती नहीं करनी है। जब इतना अच्छे से सॉल्व कर लिया है फिर थोड़ी लास्ट में एरर करके गलती करनी है। अभी सभी का क्लियर हो गया? यस मैम। अब बेटा आप लोग अच्छे से कर सकते हो। यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। तो ये वाली बुक की एक्सरसाइज आप लोग सारे इसके क्वेश्चंस करो। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हम ट्राई कर चुके हैं। बाकी ये एक्सरसाइज अब आपकी अच्छे से हो जाए कि मैं कभी भी क्लास में टेस्ट लूं तो आप दे सको, ठीक है। चलो आज Yes, की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बाय बेटा।